हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे। कैपेसिटर क्या होता है कि दो प्लेट्स होती है इसमें, या हम बोल सकते हैं दो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं। उसका उनके बीच की डिस्टेंस होती है d, और इन जो प्लेट्स है या इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स जो हैं उनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक भरा रहता है। डाइलेक्ट्रिक भरा रहता है या फिर वैक्यूम भी भरा हो सकता है। तो कैपेसिटर क्या हुआ कि दो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हुए जो कि एक डिस्टेंस d पर आपस में है, एक डिस्टेंस d पर है, और उनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है या फिर एक वैक्यूम भरा हुआ है। तो सपोज ये कैपेसिटर है, इसको हमने एक वोल्टेज V से कनेक्ट कर दिया। बैटरी जो है EMF जो है वोल्टेज V से कनेक्ट कर दिया, तो एक करंट फ्लो होगी। ये इसका पॉजिटिव पॉइंट हुआ, ये नेगेटिव पॉइंट हुआ। तो कैपेसिटर क्या करेगा कि इसकी जो एक प्लेट है वो तो जब करंट फ्लो होगी तो एक प्लेट जो है वो तो इधर से पॉजिटिव हो जाएगी, तो इसकी एक प्लेट पे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो जाएगा, और जो दूसरी प्लेट जो माइनस से जुड़ी हुई है वहां पर नेगेटिव चार्ज कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो कैपेसिटर है इसकी जो प्लेट पॉजिटिव से कनेक्ट है पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो जाएगा, और जो नेगेटिव से कलेक्ट है नेगेटिव चार्ज कलेक्ट हो जाएगा। तो सपोज कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज कलेक्ट हो जाता है वो है Q, कैपिटल Q, और पोटेंशियल EMF क्या लगाया हमने V। तो कैपेसिटर में क्या होता है कि जो ये चार्ज Q है वो प्रोपोर्शनल होता है V के। ठीक है, तो जो चार्ज Q है वो प्रोपोर्शनल होगा V के, मतलब जितना हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे उतना ही यहां पर कैपेसिटर चार्ज इकट्ठा होगा। मतलब जितना हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे उतना ही क्या होगा, चार्ज इकट्ठा होगा। तो Q प्रोपोर्शनल V हुआ, तो Q इज इक्वल टू CV हुआ। तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसको हम C को बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है Q और V के बीच में, उस C को हम बोलेंगे कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो यहां से C क्या आ गया, Q अपॉन V। अगर हमको Q दे रखा है, चार्ज दे रखा है और वोल्टेज दे रखा है, तो हम कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। इस कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ C क्या होती है, फैराड। फैराड में हम कैपेसिटेंस को ऐसा यूनिट में डिनोट करते हैं, फैराड में। क्लियर हुआ है। तो जब भी हमने कैपेसिटर है, कैपेसिटर क्या है कि दो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। सपोज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम बोलते हैं, तो उसमें क्या दो मेटेलिक प्लेट होती है, अदरवाइज दो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर जो कि एक डिस्टेंस के द्वारा सेपरेट है ना। अब क्या होता है कि इसके अक्रॉस अगर हमने बैटरी लगाई तो पॉजिटिव जो है वो तो पॉजिटिव, एक प्लेट पे तो पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो गया और दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज कलेक्ट हो गया। तो ये जो चार्ज कलेक्ट होता है Q वो पोटेंशियल V के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये जो Q इज इक्वल टू V लिखा हमने, तो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया C उसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। क्लियर। तो हमने कैपेसिटर को कैसे डिफाइन किया कि एक कैपेसिटर इज ए टू टर्मिनल इलेक्ट्रिकल डिवाइस। हमने देखा था दो टर्मिनल थे कैपेसिटर के, दैट कैन स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। हमने देखा कि क्या हुआ, कैपेसिटर ने क्या किया, जब बैटरी से कनेक्ट किया उसने चार्ज स्टोर कर लिया। तो वही हमने बोला कि कैपेसिटर जो है कैन स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। हमने क्या कहा कि ये क्या करता है, दो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर रखता है जो कि सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस, एक डिस्टेंस के द्वारा सेपरेट होते हैं। जो डिस्टेंस है उसमें क्या भरा रहता है, या तो आइदर वैक्यूम भरा हुआ होगा और एक इंसुलेटिंग मटेरियल भरा होगा जिसको हम डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। ठीक है, अब देखो अब हम देख रहे हैं कैपेसिटर। तो जितना ज्यादा कैपेसिटर की एबिलिटी होगी स्टोर करने की चार्ज को, उतना ही ज्यादा उसका कैपेसिटेंस होगा। तो कैपेसिटेंस बेसिकली क्या है कि कैपेसिटर जितना चार्ज स्टोर कर सकता है, वो जो एबिलिटी है उसको हम कैपेसिटेंस बोलेंगे। तो कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। अगर मान लो कैपेसिटर की एबिलिटी ज्यादा है स्टोर करने की चार्ज की, तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। और हम देख भी चुके हैं कि C क्या है था, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा Q उतना ही ज्यादा कैपेसिटेंस C होगा। तो कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। अब देखो, जब कैपेसिटर को हम कनेक्ट करते हैं वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस, तो कुछ टाइम के बाद उस पर पूरा का पूरा वोल्टेज की जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से चार्ज आकर इकट्ठा हो जाता है। कैपेसिटेंस है, उसके अक्रॉस हमने वोल्टेज सोर्स लगाया, तो एक टाइम के बाद क्या होता है कि पूरा वोल्टेज जितना चार्ज अप्लाई कर सकता है उतना चार्ज कैपेसिटर के अक्रॉस जाके इकट्ठा हो जाता है। तो वो जो टाइम होता है जिसमें कैपेसिटर जो है अपना पूरा चार्ज इकट्ठा कर लेता है, उस टाइम को हम बोलते हैं चार्जिंग टाइम ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो जिस टाइम में
कैपेसिटर जो है अपना पूरा चार्ज इकट्ठा कर लेता है बैटरी से, उस टाइम को बोलते हैं हम चार्जिंग टाइम। अब जब कैपेसिटर पूरा चार्ज इकट्ठा कर लेगा, सपोज क्यू चार्ज इकट्ठा कर लेता है, तो अगर आप उसको बैटरी से रिमूव भी कर लेंगे, वोल्टेज से रिमूव भी करेंगे, तो भी वो कुछ टाइम तक अपना चार्ज रखता है अपने प्लेट्स के अक्रॉस। तो इसलिए क्या होगा कि उसको हम इसीलिए हम कहते हैं कि कैपेसिटर एक्ट लाइक ए एनर्जी स्टोरेज डिवाइस, एनर्जी स्टोरेज डिवाइस की तरह काम करता है, क्योंकि अगर आपने बैटरी हटा भी दी तो भी वो उस चार्ज को थोड़े टाइम के लिए इकट्ठा करता है, रखता है। ठीक है, अब क्या है कि सपोज हमने उस जो बैटरी है उसकी जगह हमने एक लोड रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया, तो अब क्या करेगा, बैटरी ये एक सोर्स की तरह काम करेगा और इस लोड में करंट फ्लो कराने लग जाएगा, आई करंट फ्लो होने लग जाएगी। अब ये करंट आई कब तक फ्लो होगी, जब तक कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो चार्ज है वो पूरा इस रेजिस्टेंस में आकर हीट के रूप में डिसिपेट ना हो जाए। समझे? देखो क्या हुआ कि कैपेसिटर ने बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट की, तो बैटरी से इसने पूरा चार्ज अपने अक्रॉस, प्लेट के अक्रॉस इकट्ठा कर लिया। उस टाइम पीरियड को हमने क्या बोला, चार्जिंग टाइम ऑफ कैपेसिटर बोला। अब क्या होगा कि बैटरी को अगर हमने हटा भी दिया तो भी उस चार्ज को वो कैपेसिटर क्या करेगा, रखेगा। इसीलिए हम इसको एनर्जी स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं कि कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज के रूप में एनर्जी को स्टोर करता है। अब क्या हुआ कि हमने बैटरी की जगह एक लोड रजिस्टर लगा दिया, तो कैपेसिटर क्या करेगा, एक सोर्स की तरह काम करेगा और इसमें करंट फ्लो करवाएगा। अब वो करंट कब तक फ्लो होगी, जब तक कि ये चार्ज जो है कैपेसिटर की प्लेट के अक्रॉस वो पूरा इस रेजिस्टेंस में डिसिपेट ना हो जाए, मतलब जब तक कि ये चार्ज हट ना जाए इसकी प्लेट से, तब तक करंट फ्लो होती रहेगी। तो ये जो टाइम पीरियड जिसमें कैपेसिटर के अक्रॉस जो चार्ज है वो पूरा हट जाएगा, इस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं डिस्चार्जिंग टाइम ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर की प्लेट के अक्रॉस जितने टाइम पीरियड में पूरा चार्ज एक लोड में हट जाएगा, लोड में फ्लो हो जाएगा, हीट के रूप में डिसिपेट हो जाएगा लोड में, उस टाइम पीरियड को डिस्चार्जिंग टाइम ऑफ कैपेसिटर बोलेंगे। ठीक है, अब क्या है कि हमने क्या देखा कि यूनिट ऑफ सी, कैपेसिटर की यूनिट क्या थी, फेरेड थी। लेकिन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम से हम बहुत और भी यूनिट्स यूज करते हैं, जैसे 1 मिली फेरेड यूज करते हैं हम एक तो 1 मिली फेरेड को हम क्या लिखते हैं, 10 की पावर -3 फेरेड। 1 माइक्रो फेरेड हम यूज करते हैं, म्यू माइक्रो, उसको हम लिखते हैं 10 की पावर -6 फेरेड। ठीक है, उसके बाद हम एक 1 नैनो फेरेड यूज करते हैं, नैनो फेरेड को हम 10 की पावर -9 फेरेड लिखते हैं। फिर हम 1 पिको फेरेड यूज करते हैं, पिको फेरेड को हम लिखते हैं 10 की पावर -12 फेरेड। ये कुछ यूनिट्स हैं जो कि हम क्वेश्चंस में यूज करते हैं। अब मान लीजिए, अब सबसे कॉमन जो कैपेसिटर होता है वो होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें क्या होगा कि 2 मेटल की प्लेट्स होगी, उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, d होगा, और प्लेट का एरिया होगा a। तो इसकी जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू हम जो लिखते हैं C = एप्सिलॉन A/d, वेयर एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जो भी इसके अंदर बीच में मीडियम भरा हुआ होगा प्लेट्स के बीच में, उसकी परमिटिविटी है। इस एप्सिलॉन को क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r A/d, वेयर एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ये वैक्यूम की परमिटिविटी है। एप्सिलॉन क्या था, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो एप्सिलॉन नॉट जो है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम जो है, और एयर की परमिटिविटी बोल सकते हैं हम, तो उसके लिए 8.85 × 10 की पावर -12 फेरेड पर मीटर इसकी वैल्यू होती है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 8.85 × 10 की पावर -12 फेरेड पर मीटर। ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव्स में कि एप्सिलॉन नॉट जो है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम जो है उसकी वैल्यू क्या होती है, 8.85 × 10 की पावर -12। यूनिट कैसे आ जाएगी कि इसकी वैल्यू कैसे आ जाएगी, एप्सिलॉन r तो क्या है, यूनिट लेस होता है, रिलेटिव परमिटिविटी होता है। एप्सिलॉन r जो होता है वो रिलेटिव परमिटिविटी होता है, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जैसे 12, 13, 10 एटसेट्रा। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट कैसे निकालोगे, कैपेसिटी वैल्यू क्या है, फेरेड, और a की वैल्यू क्या है, मीटर स्क्वायर, और d की वैल्यू क्या है, मीटर। तो मीटर से मीटर स्क्वायर, 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो ये मीटर नीचे आ जाएगा, तो फेरेड पर मीटर। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी, 8.85 × 10 की पावर -12 फेरेड पर मीटर। एप्सिलॉन क्या, रिलेटिव परमिटिविटी होता है, ये कांस्टेंट होता है। अब हम देखेंगे कि जो कैपेसिटेंस C है उसकी वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं हम, कि या तो आप क्या करो, ये एप्सिलॉन मतलब एप्सिलॉन r बढ़ा दो, रिलेटिव परमिटिविटी जो मीडियम है उसका रिलेटिव परमिटिविटी बढ़ा दो, या फिर क्या करो, एरिया बढ़ा दो। तो एरिया क्योंकि C क्या है, प्रोपोर्शनल एरिया के, अगर प्लेट का एरिया बढ़ा दोगे तो C बढ़ जाएगा। अदरवाइज क्या करो, D क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब
कि कैपेसिटेंस को बढ़ाना है, सी को अगर बढ़ाना है तो डी को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ऑपोजिट है तो सी को बढ़ाना, ठीक है, मतलब प्लेट की डिस्टेंस जो है वो कम कर दोगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि कैपेसिटेंस को कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं, तो या तो क्या करो, एरिया बढ़ा दो, या फिर डिस्टेंस डी को कम कर दो, कैपेसिटर प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है, या फिर एप्सिलॉन आर जो रिलेटिव परमिटिविटी है, या एप्सिलॉन जो परमिटिविटी ऑफ मीडियम जो है उसको बढ़ा दो आप, ठीक है। अब हम देख रहे हैं सीरीज कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर। यहाँ क्या है, दो कैपेसिटर है वो सीरीज में कनेक्टेड है। अब हमने देखा था कि सीरीज में रेजिस्टेंस में और इंडक्टर में हम क्या देख रहे थे कि जब भी वो सीरीज में कनेक्टेड करंट सेम रहती है और पैरेलल में क्या वोल्टेज सेम रहता है। तो करंट जब सीरीज में सेम रहेगी मतलब करंट क्या है, चार्ज है। तो सीरीज में क्या होता है, चार्ज जो होता है वो सब कैपेसिटर पे सेम होता है। सीरीज में क्या होगा, एक कैपेसिटर दूसरा कैपेसिटर पहले सिरे से कनेक्ट होगा, ठीक है, सेम वो प्रोसेस है। तो इन सीरीज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q ऑन ईच कैपेसिटर विल बी सेम। अब हमने देखा है कि Q इज इक्वल टू CV, वो हम देख ही चुके हैं। तो Q दोनों पर सेम रहेगा, किसकी इसकी वैल्यू क्या होगी, पहले कैपेसिटर पे चार्ज क्या होगा C1 V1 और दूसरे पे क्या होगा C2 V2, वो क्या होंगे, सब इक्वल होंगे। अब टोटल जो वोल्टेज होगा, टोटल वोल्टेज V, उसको हम क्या लिखेंगे यहां से, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, V1 प्लस V2, ठीक है। अब टोटल V को क्या लिखेंगे हम, Q बराबर CV, तो V इज इक्वल टू क्या होगा Q अपॉन C। C हम क्या लिख रहे हैं, टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो यहां पर हमने क्या लिखा, V को हमने क्या लिख देंगे, टोटल चार्ज Q अपॉन C। V1 क्या हो गया यहां से Q अपॉन C1 और V2 क्या हो गया Q अपॉन C2, समझ गए। या C क्या है, वेयर C इज इक्वल टू टोटल कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस C आ गई। तो यहां से क्या आ गया, Q से Q कैंसिल आउट हो गया, तो 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। इट मींस जो टोटल कैपेसिटेंस C होगा उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो किसके बराबर होगा, ईच जो कैपेसिटेंस है उसके रेसिप्रोकल के सम के बराबर होगा। तो जो वहां पर रेजिस्टेंस और इंडक्टर में पैरेलल में होता था वो यहां पर क्या होगा, सीरीज में होगा। तो क्या लिखेंगे, 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। वैल्यूज रख के हम C फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। सिमिलरली क्या होगा कि सपोज C1 C2 C3 से लेकर Cn तक सीरीज में कैपेसिटेंस कनेक्ट है, तो क्या लिखेंगे, 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 प्लस 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 चलता जाएगा 1 अपॉन Cn तक, ठीक है। तो ये हो गया सीरीज कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर। अब हम देखेंगे पैरेलल कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स। अब हम देख रहे हैं पैरेलल कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर। पैरेलल में क्या हुआ, वही सेम जैसा वहां था कि दो कैपेसिटेंस है, उनके एक सिरा एक तरफ कनेक्ट हो जाएगा, दूसरा सिरा कॉमन एक तरफ कनेक्ट हो जाएगा। हमने वोल्टेज लगाया। अब हम पैरेलल में क्या होगा कि सेम वैसा ही जैसे रेजिस्टेंस और इंडक्टर में था कि पैरेलल में क्या होगा, वोल्टेज सेम होगा सब कैपेसिटर के अक्रॉस। तो यहां पर वोल्टेज सेम होगा, V सबके अक्रॉस क्या होगा, V होगा। अब क्या है कि चूंकि चार्ज क्या है, Q इज इक्वल टू CV। अब यहां पर C की वैल्यू अलग अलग है तो क्या होगा, चार्ज की वैल्यू भी अलग अलग हो जाएगी। तो सपोज यहां टोटल चार्ज Q आ रहा है, तो इधर गया Q1 और इधर गया Q2, क्लियर। तो इन पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस V विल बी सेम अक्रॉस ईच कैपेसिटर। वोल्टेज सेम है, चूंकि डिफरेंट कैपेसिटर है तो उन पर जो चार्जेज होगा वो भी अलग अलग होगा। तो यहां पर क्या होगा कि हम जो है Q1 को क्या लिखेंगे, C1V, Q इक्वल टू CV, V सेम है, एंड Q2 को क्या लिखेंगे हम, C2V। तो टोटल चार्ज है Q, टोटल चार्ज जो है वो क्या है Q। तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2। जैसे करंट में लगाते थे I इक्वल टू I1 प्लस I2, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2। तो Q को हमने क्या लिखा, Q1 को क्या लिखा यहां से C1V प्लस Q2 को क्या लिखा C2V। और Q क्या हो गया, Q को हम क्या लिख सकते हैं, देखो Q क्या है CV। तो सपोज अगर टोटल कैपेसिटेंस C है तो Q यहां से क्या आ जाएगा, C इंटू टोटल वोल्टेज V, वेयर C क्या है, टोटल कैपेसिटेंस है। तो यहां से क्या हो जाएगा, CV इज इक्वल टू C1 प्लस C2V। तो यहां से V से V कैंसिल आउट, तो C क्या आ गया C1 प्लस C2। तो पैरेलल में क्या हुआ कि जो टोटल कैपेसिटेंस है वो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के सम के बराबर होगी। जो वहां सीरीज में होता था रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के केस में, वो यहां पैरेलल के केस में हो रहा है कि जो टोटल कैपेसिटेंस है वेयर C क्या है, टोटल कैपेसिटेंस। जो टोटल कैपेसिटेंस है C वो क्या होगी, ईच इंडिविजुअल जो कैपेसिटेंस है उसके सम के बराबर होगी, क्लियर। अब सपोज C1 C2 C3 से लेके Cn पैरेलल में कनेक्टेड टोटल कैपेसिटेंस क्या होगी, C क्या होगी, सबके सम के इक्वल होगी। C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस
कहाँ तक चलता जाएगा, Cn तक। यानी जैसे 5 लिया तो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5। तो ये हुआ कि पैरेलल में क्या होगा, सब जो कैपेसिटेंस है उनकी वैल्यू ऐड हो जाएगी और टोटल कैपेसिटेंस C हम फाइंड आउट कर देंगे। तो अब यहाँ क्या हो रहा है कि सब कैपेसिटेंस ऐड हो रही है, इसलिए यहाँ जो पैरेलल में टोटल कैपेसिटेंस होगी वो सबसे ज्यादा होगी। मतलब चूंकि देखो सपोज 2, 3 और 4 है तो टोटल क्या हो गया, 9 हो गया। तो टोटल कैपेसिटेंस जो होगी वो सबका सम है तो सबसे ज्यादा होगी तीनों से। और सीरीज में क्या होगा कि जो होगी सबसे कम से भी कम होगी, यहां क्या है सबसे ज्यादा से भी ज्यादा होगी। और सीरीज में क्या करोगे 1/c जब आप कैलकुलेट करोगे तो सबसे कम से भी कम आएगी सीरीज में कैपेसिटेंस। ठीक है, अब हम इस वीडियो में हमने कैपेसिटर के बारे में देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम सब पर न्यूमेरिकल्स लेंगे, जो डिफरेंट एग्जाम्स में आए हैं उन टाइप्स पे हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। थैंक यू।